France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस की सिचुएशन बहुत टेंस्ड हो चुकी थी आने वाले सालों में. लुइस 16 एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क बन चुका था, उसने सिग्नेचर्स कर दिए थे, एक्सेप्ट कर लिया था, बट सीक्रेटली उसने नेगोशिएशन किया किंग ऑफ प्रशिया के साथ. वो अंतर मन से राजी नहीं था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को माने अपने से ऊपर. इसके लिए उसने नेगोशिएट किया किंग ऑफ प्रशिया से और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज से, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रूप्स भेजेंगे फ्रांस में. लेकिन ऐसा होता इससे पहले 1792 में फ्रांस ने खुद ही वॉर डिक्लेयर कर दिया. मींस नेशनल असेंबली ने खुद वॉर डिक्लेयर कर दिया रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. आम जनता खुद ही फौज का हिस्सा बन गई और वो सामने आई. हजारों की जनसंख्या में लोग सामने आए. लोगों ने किंग को और एरिस्टोक्रेट्स को उनके अगेंस्ट जाते हुए अपनी जंग में खुद को शामिल किया. देशभक्ति के गीत गाए गए. एक गीत बना मार्सेलियस, जो कि कंपोज किया था रोजेट डेजिल ने. और ये मार्सेल सॉन्ग पेरिस तक लोग गाते हुए आए और फिर लेटर ऑन यही मार्सेल्स बना नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ये वॉर से लोगों को बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ी, बिकॉज जितने भी मेल मेंबर्स थे वो जंग का हिस्सा बने और वो वॉर में चले गए. तो सारी इकोनॉमिक गेन की जिम्मेवारी फीमेल्स पर आ गई. घर चलाने के साथ साथ अपना लिविंग भी अर्न करने के लिए फीमेल्स को काम करना पड़ा. बहुत से पॉलिटिकल क्लब्स बने जहां लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस किया और आगे की नीति तय की जाती थी. सबसे इंपॉर्टेंट क्लब का नाम था जैकोबिन्स क्लब, जिसका नाम रखा गया था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकॉब ऑफ पेरिस के नाम पर. और इस जैकोबिन्स के जो मेंबर्स थे वो बहुत कॉमन लोग थे, लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स थे इसमें, आर्टिशंस या शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स और घड़ी साज यानी घड़ियां ठीक करने वाले लोग, डेली वेज वर्कर्स. इन लोगों के ग्रुप ने मिल करके ये क्लब बनाया जैकोबिन्स क्लब. मतलब एक्चुअली ये काम करने वाले लोग थे और अपने काम पे मान करने वाले लोग थे. इसके लिए इन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट कर लिया उन लोगों से जो लोग अमीर थे, प्रॉस्पेरस सेक्शन थे सोसाइटी के, या कह लीजिए नोबल्स थे. दे वर कॉल्ड नी ब्रीचर्स. और इन लोगों ने, जैकोबिन्स ने पहनना शुरू किया लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, जैसा कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे. अपनी वेयरिंग भी इन्होंने डिफरेंट बना ली, बिकॉज ये अपने आप में अपनी पावर, अपने काम करने को मान दे रहे थे. ये किया खुद को फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग दिखाने के लिए. मींस टू शो देमसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम द नोबल्स हु यूज्ड टू वेयर knee breeches. Means they showed that they have different power. They have power to work. Now these Jacobins were also known as sans-culottes. इनको sans-culottes भी कहा जाता था. Means those without knee breeches. These people, these Jacobins, वो पहना करते थे red cap, जो सिंबलाइज करती थी लिबर्टी को. 1792 की गर्मियां आते आते नाउ द पीपल ऑफ पेरिस दे वर वेरी मच एंगर्ड. बहुत नाराज थे वो, क्योंकि एक तो फूड सप्लाईज की शॉर्टेज थी और दूसरा फूड प्राइसेस वर वेरी हाई. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब सप्लाई नहीं पूरी हो पाती थी तो सिंपली फूड प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता था, और जिससे लोगों की, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी कम थी, वो ये फूड सप्लाईज परचेज नहीं कर पाते थे. तो व्हाट दे डिड, लोगों ने हमला कर दिया पेरिस में पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस पे. मींस द पीपल दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस
पीपल दे अटैक्ड ऑन द पैलेस एंड राजा के गार्ड्स को मार दिया गया। भले थोड़े ही घंटे के लिए सही, उसमें उन्होंने ये किया कि राजा तक को बंदी बना दिया और बाद में नेशनल असेंबली ने वोट किया और रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लिया गया। और फिर जो इलेक्शन हुए उसमें 21 इयर्स ऑफ एज और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को वोट देने का राइट मिला, जबकि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि वोटिंग राइट वाज गिवन टू द इंडिविजुअल्स हु यूज्ड टू पे टैक्स ऑफ 3 days wages of theirs, अपनी 3 दिन की वेजेस को वो दिया करते थे टैक्स के फॉर्म में और 25 साल से ज्यादा उनकी उम्र होती थी। अब जो चेंज आया वो आया कि 21 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों को वोट देने का राइट मिल गया और अब से ये जरूरी नहीं था कि 3 दिन की वेजेस टैक्स के रूप में दिया जाए। मीन्स every man of 21 and above, they had the right to vote regardless of wealth। माने अब उसमें टैक्स पेयर ग्रुप जैसी कोई बात नहीं थी। और अब से इलेक्शन से जो एक नई बात बनी क्या कि असेंबली को कन्वेंशन कहा गया और 21 सितंबर 1792 से फ्रांस में मोनार्की को कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। रिपब्लिक विच इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल दे डू इलेक्ट देयर लीडर्स, देयर representatives, they make their own government including the head of the government and hereditary monarchy इस समय खत्म हो गई, उसका अंत हुआ। यानी जो राजा का बेटा राजा बनेगा ये चीज मोनार्की खत्म हुई। लुई 16 को ट्रेजन दैट इज अपनी ही सरकार का विरोध करने के कारण डेथ सेंटेंस मिला और 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड में मार दिया गया, एग्जीक्यूट किया गया। नाउ कम्स द रेन ऑफ टेरर। द पीरियड ऑफ 1793 to 94 इज रेफर्ड एज रेन ऑफ टेरर, यानी कि ये एक साल 1793 से 94 तक का एक साल रेन ऑफ टेरर नाम से जाना गया। और जो पॉलिसी रॉबेस्पियरे ने फॉलो की यानी अपनाई थी वो क्या थी? इस रेन ऑफ टेरर में जो जैकोबिन्स का लीडर था रॉबेस्पियरे, उसने इस एक साल में क्या पॉलिसी अपनाई? सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स की पॉलिसी अपनाई। क्वेश्चन ऑल्सो कम्स लाइक दिस कि व्हाट पॉलिसीज वेर इंप्लीमेंटेड बाय रॉबेस्पियरे इन हिज रूल? Now the answer here would be severe control and punishments. How? Let's see. उन्होंने जो भी इंडिविजुअल रिपब्लिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता था या उसके अगेंस्ट जाने वाला था, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में था, चाहे वो एक्स नोबल्स थे या वो कोई क्लर्जी था, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर या इंडिविजुअल था, या इवन रॉबेस्पियरे की खुद की पार्टी का कोई भी मेंबर, यदि उनके मेथड ऑफ वर्किंग से सहमत नहीं था, ही वॉज हिज एनिमी। मीन्स अपने ही ग्रुप के लोग भी अगर उसके अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे थे तो दे वर हिज एनिमी और उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता था, जेल में भेजा जाता, दैट इज ऑल वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by revolutionary tribunal। और फिर अगर कोर्ट उनको गुनहगार पाए, ऐसा देखा गया यदि कोर्ट के थ्रू कि वो गुनहगार हैं, if they were found guilty then they were guillotined, means उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। गुलिटन एक ऐसा डिवाइस होता था जिसमें 2 पोल्स होते हैं
और एक ब्लेड जिससे किसी का सिर धड़ से अलग किया जा सकता था. मीन्स एनीवन, ए पर्सन कैन बी beheaded. इसका नाम भी इसके आविष्कारक, इसके इन्वेंटर डॉक्टर गुलेटिन, जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया था, उन्हीं के नाम पर रखा गया था. और क्या चेंजेस किए रॉबेस्पियर ने या उनकी गवर्नमेंट ने? सो सेकेंड वाज कि इट इश्यूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. यानी कि उन्होंने मजदूरी की और कीमतों की एक सीमा तय कर दी, एक अधिकतम सीमा तय कर दी, और उससे ऊपर कीमत नहीं जाएगी, ऐसा उन्होंने किया. मीन्स व्हाट? ऐसे लॉज बनाए जिन्होंने मैक्सिमम सीलिंग कर दिया. किस पे? वेजेस पर भी और प्राइसेस पर भी. व्हाट एल्स ही डिड? मीट एंड ब्रेड दे वर राशनड. वो राशन की दुकान से ही लिया जाएगा. Peasants were also forced to transport their crops to cities and sell it at the prices that was fixed by the government. यानी कि किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी क्रॉप्स तय सीमा पर ही बेचेंगे. जो सीमा तय की थी, जो कीमत तय की थी सरकार ने, उसी पर उन्हें क्रॉप्स को बेचा जाएगा. ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. जैकोबिन्स की सरकार, जो जैकोबिन्स की सरकार थी, उसके गिरने या कह लीजिए उसके पतन के बाद जो पावर, जो सत्ता आई, वो एक बार फिर से रिचर और वेल्दियर सेक्शन के पास आ गई. यानी मिडिल क्लास के वो लोग जो रिच थे, वेल्दियर थे, या जिनके पास संपत्ति थी, पावर उनके हाथों में आ जाती है. किसके बाद? जैकोबिन्स की सरकार के गिरने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे फिर से एक बार नॉन प्रॉपर्टीड, यानी कि जिन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं थी, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है. पहले हमने देखा कि 25 इयर्स अबव के लोग, जो लोग टैक्स पे करते थे, वो वोटिंग राइट था. फिर आया कि कोई प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, 21 years and above they will vote. But now once again there was a change. जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं रह गया. इस नए संविधान में 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का सिस्टम था. ये दोनों काउंसिल्स 5 मेंबर्स वाली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को तैयार करते हैं. दैट इज डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे. और ये डायरेक्टरी नियुक्त करने से बेनिफिट ये हुआ कि पावर का कंसंट्रेशन वन मैन एग्जीक्यूटिव के पास नहीं रह गया, जैसा जैकोबिन्स के रूल में था. लाइक द पावर वाज इन द हैंड ऑफ रॉबेस्पियर. लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि डायरेक्टरी के क्लैशेस होते रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ. यानी कि जिन्होंने डायरेक्टरी को अपॉइंट किया था, उन्हीं के साथ क्लैशेस होते रहते थे. और जब डायरेक्टरी के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ, तो देन दीज काउंसिल्स व्हाट दे डिड, दे सॉट टू डिसमिस द डायरेक्टरी. तो इससे हुआ क्या? डायरेक्टरी की इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता ने मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के आने का रास्ता साफ कर दिया, उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया. तो ये सारे चेंजेस फ्रेंच सोसाइटी में एक के बाद एक होते रहे. तो जब ये सारे चेंजेस हो रहे थे, while all these changes were taking place in various forms of government, यानी सरकार के बदलते रूप जो चल रहे थे, इनके बीच में the ideals of freedom, equality before law and fraternity remained inspiring ideals. यानी कि ये तीनों बातें बेसिक रही, आधार रही हर बदलाव के बीच में भी, और आने वाली सदी में भी. न सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को ये तीनों ही आइडियल्स, इक्वलिटी, दिस फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रैटर्निटी, ये
इंस्पायर करती रही सभी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को पूरे यूरोप में, ये तीनों आइडियल्स।